नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आईएस एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। इसमें आप मूलतः यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन हुआ, आखिर बाकी अन्य यूरोपीय कंपनियों के कंपैरिजन में ये सब इतना देर क्यों लगाया। उसके तत्पश्चात भारत में जब आया ये लोग तो कहाँ कहाँ पे किन किन जगहों पे व्यापारिक बस्तियाँ बसाया, और ये व्यापारिक बस्तियाँ उन्हीं जगहों पे बसाएगा सब जहाँ पे पहले से ऑलरेडी जो तीन यहाँ पे यूरोपीय देश आ चुका था, जैसे कि पुर्तगाल, डच हो गया और अंग्रेज हो गया। और फाइनली आप देखेंगे तो एक घोर व्यापारिक शत्रुता यहीं से शुरू हो जाएगी फ्रांसीसियों के बीच, डचों के बीच, अंग्रेज़ों के बीच, पुर्तगालियों के बीच। और यहाँ पे अगर हम लोग फ्रांसीसियों की बात करें तो फाइनली कर्नाटक युद्ध के माध्यम से पूरी तरीके से यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसियों का भारत से एक तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा अंतिम रूप से। बिल्कुल जैसे कि हम लोगों ने पुर्तगालियों को देखा हुआ था कि किस तरीके से भारत आज़ाद हो गया, तो 1761 में फाइनली वो लोग का जो गोवा का जो क्षेत्र था लिया गया। वैसे ही यहाँ पे पौंडीचेरी का जो क्षेत्र होगा, इसी पौंडीचेरी के एरिया तक यहाँ पे सिमट के रह जाएगा। और जब भारत आज़ाद होगा तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1954 में फाइनली फ्रांसीसियों की जो बस्ती है पौंडीचेरी, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से मिला लिया जाएगा। तो पूरी की पूरी एक कहानी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है इसमें। और बिल्कुल कहानी के माध्यम से अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो पूरा फैक्ट भी आपके सामने बिल्कुल ठीक है क्लास करने के दरमियान ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कर लीजिए। पूरी की पूरी PDF इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड की जा रही है। कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट भी आप लोग जरूर करते रहें। पूरा एक डायमेंशन है यहाँ पे। एक छोटा सा ठीक है एक टॉपिक हम लोग बात करेंगे डेनिश कंपनी, क्योंकि फ्रांसीसियों से पहले ये डेनिश कंपनी ही आती है। उसके तत्पश्चात हम लोग फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना और भारत में किस प्रकार से इस सब का आगमन होगा, कहाँ कहाँ पे ये लोग व्यापारिक अपना केंद्र बसाएगा। और एक समय के बाद ऐसा लगेगा कि फ्रांसीसी कंपनी बाकी अन्य यूरोपीय कंपनियों का पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे ये हाँसी पे चला जाएगा, कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। और फाइनली पुनः फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन होगा। ये लोग जाएगा और मॉरिशस के क्षेत्रों पे वहाँ पे कंट्रोल करेगा, व्यापारिक मुनाफा को ये लोग आगे बढ़ाएगा। और उसके तत्पश्चात ठीक है एक फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में आप देखेंगे तो इसको फिर से ठीक है एक योग्य जब डायरेक्टर आएगा तो फिर वहाँ से इसकी स्थिति यहाँ पे ठीक होगी। उसके तत्पश्चात यहाँ पे आप डुप्ले को देखेंगे। डुप्ले जो है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पहला जो ऐसा फ्रांसीसी शासक होता है या पहला ऐसा यूरोपीय शासक होता है जो भारत की जो आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। और कहीं न कहीं डुप्ले को इसीलिए सहायक संधि प्रणाली का ठीक है पूरा एक नींव रखने वाला गवर्नर के रूप में भी माना जाता है। और फाइनली हम लोग देखेंगे कर्नाटक युद्ध में कि फाइनली इस कर्नाटक युद्ध के माध्यम से कैसे अब अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्णतः यहाँ पे पराजित कर दिया जाएगा। रहेगा तो फ्रांसीसी सब, लेकिन ज़्यादा भारत में उस सब का इम्पैक्ट उतना नहीं रह पाएगा। फाइनली हम लोग देखेंगे लास्ट में कि असफलता का कारण क्या था, आखिर क्यों सब बाकी कंपनियों से खासकर अंग्रेज़ों से फ्रांसीसी सब प्रतिस्पर्धा यहाँ पे नहीं कर पाया। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग ठीक है बारी बारी से यहाँ पे हम लोग देखते चलेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अब थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक है डेनिश कंपनी की। तो डेनिश कंपनी ध्यान रखिएगा एक डेनमार्क की कंपनी है। अगर वर्तमान में उसकी भौगोलिक अवस्थिति की हम लोग बात करें तो नॉर्थ सी के बगल में ठीक है जस्ट आपको जो ब्रिटेन का जो क्षेत्र है उसके आपको ठीक है उत्तर पूर्वी भागों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यही इलाका है कहलाता है नॉर्थ सी, ध्यान रखिएगा नॉर्थ सी। और इसी के बगल में ही बहुत सारा छोटा यहाँ पे आइसलैंड है। उसी में है कि जूट पेनिनसुला है, और उसी जूट पेनिनसुला का भाग ये यहाँ पे डेनमार्क है। तो यही है एक छोटी सी ठीक है कंपनी थी डेनमार्क। इसकी स्थापना देखिए 1616 में यहाँ पे हो चुकी थी। और ये लोग 1616 तक के लोग ठीक है भारत भी आ चुका था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब 1616 में जब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत आई तो आपको ध्यान होगा कि उसी समय लगभग 1615-16 में ही एक अंग्रेज अधिकारी भी भारत आया हुआ था जिसका नाम था टॉमस रो, जिसने अंग्रेज़ों के लिए जहांगीर से व्यापारिक बस्ती खासकर सूरत के इलाकों में ठीक है अधिकार मांगा हुआ था और उसको मिला भी था। उसके तत्पश्चात ये लोग प्रथम फैक्ट्री की सब स्थापना भी करेगा। और ये जगह का नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा तरंगकुएबर में ठीक है तरंगकुएबर है ठीक है, इसको तरंगकोबर भी बोला जाता है। 1620 में जब ये लोग आएगा तो अपना पहला फैक्ट्री यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्थापित करेगा। तमिलनाडु का इलाका है
और ये जो तरंगवेवर जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो तंजावुर का जो क्षेत्र है, वहीं पे आप लोगों ने बृहदेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा जरूर, ठीक है, वहीं ये तंजावुर का क्षेत्र है। वहाँ पे शासक था रघुनाथ नायक के द्वारा इस सबको परमिशन दिया गया था। तो जैसे कि कालीकट में आया था पुर्तगाली सब, तो वहाँ का शासक जमोरिन था, वैसे ही यहाँ का जो शासक कौन था, रघुनाथ नायक। द्वितीय फैक्ट्री सबको लगाने का मौका मिलेगा श्री रामपुर में, अर्थात बंगाल के क्षेत्रों में 1676 में लोग लगाएगा। लेकिन फाइनली आप देख पा रहे हैं डेनमार्क एक छोटा सा, ठीक है, देश है, छोटी सी उस समय ये सबकी कंपनी थी और बहुत अधिक भारत के व्यापार में उस सबका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। धीरे धीरे ये लोग भी देखेंगे तो अफ्रीका में हो गया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ये लोग मूव करने लगेगा। और अंतिम रूप से ये लोग 1845 में जितना भी देखिए ये सबका फैक्ट्री होगा भारत में, ठीक है, वो सब को यहाँ पे बेच बाच के अंग्रेज़ों को ये लोग चला जाएगा। देखिएगा कि अब हम लोग भारत में रह के अंग्रेज़ों का प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ रहने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनियों की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुई थी 1664 में और ये लोग भारत आ रहा है 1668 में। तो आखिर ये लोग था क्या यहाँ पे? तो देखिए 1664 की अगर पहले देखा जाए फ्रांसीसी कंपनियों का, तो ऐसा नहीं था कि ये लोग व्यापार नहीं कर रहा था। उस समय भी ये लोग व्यापार कर रहा था, लेकिन उस समय ये लोग व्यापार कर रहा था, तो बिल्कुल देख पा रहे अटलांटिक ओशियन होते, ये जो मेडागास्कर का जो क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये लोग बिल्कुल इस मेडागास्कर के क्षेत्रों के आसपास ही सब व्यापार करके चला जाता था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारा जो इलाका है यहाँ पे भी मसाला के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है, मसाला यहाँ पे पाया ही जाता था। तो उस समय अगर हम लोग फ्रांस की अगर स्थिति की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल देखिए राजवंशात्मक, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि मोनार्ची सिस्टम यहाँ पे वहाँ पे मौजूद थी पूरी तरीके से। और फ्रांस जैसा देखिए वहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि जो पुनर्जागरण का जो इम्पैक्ट तो फ्रांस में पड़ा ही पड़ा, लेकिन इतनी आसानी से जो वहाँ की पुरातन व्यवस्था थी वो लोग छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए वहाँ पे शासक हो गया, पादरियों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सामंत जो लोग था, ठीक है, धीरे धीरे लोग टूटेगा। तो यहाँ पे कहने का मेरा एसेंस है कि जो व्यापारिक कंपनी आ रही है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे या तो व्यापारिक कंपनियाँ होती है या तो फिर कोई सामंत की कंपनियाँ होती है या फिर राजा के अधीन यहाँ पे कार्य करने वाली कंपनियाँ होती थी। तो इस सब का बहुत अधिक, ठीक है, जो भी आया हुआ था कंपनियों को उतना तो यहाँ पे नाम मिलता नहीं है यहाँ पे। लेकिन अब फाइनली अब देखिए एक चेंज आ रहा है, और वो चेंज कब आ रहा है, कब आएगा, पूरी तरीके से आप इसको समझिए कि जब व्यापारिक लाभ देखिए जब मिलने लगा पुर्तगालियों को, डचों को, अंग्रेज़ों को, और ये व्यापारिक लाभ कब मिल रहा है, तो ये लोग पूरी तरीके से भारत से, ठीक है, वस्तुओं का यहाँ पे निर्यात कर रहा है, अपने यहाँ लेके जा रहा है। जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ से सब लेके जा रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इस प्रॉफिट को देख के वहाँ का जो एक मंत्री आएगा कोलबर्ट, ध्यान रखिएगा, कोलबर्ट आएगा, अपना शासक से बात करेगा, और उस समय शासक होता है वहाँ का लुई XIV होता है, ध्यान रखिएगा, लुई XIV, यही है लुई XIV। काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 72 वर्षों तक ये फ्रांस का शासक बना रहेगा, और इसी का एक योग मंत्री होता है कोलबर्ट। शासक, ठीक है, लुई से बोलेगा अपने शासक से कि देखिए इतनी सारी कंपनियां श्रीमान जा रही है और एक बड़े मुनाफा कमा के आ रही है, तो फिर हमें भी भारत यहाँ पे भेजना चाहिए। और इसमें लुई की जो है, ध्यान रखिएगा, शासक जो लुई है इसकी परमिशन मिल जाती है कि क्यों नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी भेजो यहाँ पे। तो यही है कि कोलबर्ट के अधीन, ध्यान रखिएगा, कोलबर्ट के अधीन ही यहाँ पे 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। अर्थात फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था, वो था यहाँ पे कोलबर्ट। तो उस समय देखिए फ्रांसीसी कंपनी की जब स्थापना की गई तो उस कंपनी का नाम था कंपनी देस इंडस ओरिएंटलेस। कभी कभी, ठीक है, प्रीलिम्स में यहाँ पे पूछ लिया जाता है, फ्रांसीसी कंपनी का नाम कंपनी देस इंडस ओरिएंटलेस, ठीक है। और सिंपल भाषा में देखा जाए तो सब, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था, क्योंकि ठीक है ये लोग भारत के क्षेत्रों में आ रहा है व्यापार करने के लिए, जो कि भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन है, पूरब में स्थित है। पूर्णतः यह एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी कैसे थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए शासक के अधीन अगर इस कंपनी का गठन हो रहा है, इसकी स्थापना हो रहा है, तो जो भी वित्तीय संसाधन दिया गया, ठीक है, राजकोषीय खाते से दिया गया, जो, ठीक है, वहाँ पे जो
शासक का जो राजकोष था वहाँ से दिया गया, और इसके साथ साथ इनको विशेष अधिकार यहाँ पे दिया गया। तो जैसे कि अंग्रेजी कंपनी आई थी तो हमने देखा कि बाकायदा वहाँ पे शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आ चुका था, बहुत सारे ठीक है निजी लोगों का, छोटी छोटी जो प्राइवेट कंपनियाँ थी उनका शेयर था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। सीधे यहाँ पे शासक के राजकोष से अगर दिया जा रहा है तो पूर्णतः यहाँ पे सरकारी कंपनी ही होगी, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। देखिए अभी तक हमने देखा कि जितना भी आया सब पुर्तगाली आया, डच आया, ठीक है, अब ये फ्रांसीसी सब आ रहा है। जनरली ये कंपनी कौन सी है तो सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी है वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद है। सरकार ज़बरदस्ती, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सरकार माने वहाँ का जो राजा है इन कंपनियों पे अपना लगाम लगाने की कोशिश करेगा। फाइनली सबको जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगा, और सरकारी कंपनी में आपको पता है कि वेतन भी बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे भी होता है। तो जो एक मोटिवेशन होगा सैलरी को लेके, इस बात को समझिए, ठीक है। जब तक आपको एक अच्छा खासा सैलरी नहीं मिलेगा तब तक काम के प्रति, देखते हैं ना आज वर्तमान में जो भी एक बार सरकारी नौकरी लग गया तो एक मोटिवेशन की कमी होती है। खैर आज तो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा सैलरी एकदम मतलब इम्प्रूव हुआ है, हाइक हुआ ही हुआ है, लेकिन उस समय थोड़ा अगर हम लोग पहले चले तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं होती थी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रांसीसी कंपनी जो सरकारी कंपनी थी, इसके जो भी स्टाफ थे, इतना अधिक हस्तक्षेप होता था शासक का, इनकी बहुत अधिक सैलरी नहीं होती थी, जिसके वजह से ठीक है इनमें जो एक कार्यकुशलता आनी चाहिए थी उतनी जो बात अंग्रेज़ों में थी यहाँ पे आपको थोड़ा कमी दिखाई देगी, और फाइनली इनके अंत का भी वो कारण बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे व्यापारिक केंद्र तो सब आ गया। देखिए 1668 में लोग, ध्यान रखिएगा, भारत में सब आके एंट्री मारेगा। अब 1668 में भारत में एंट्री मारेगा तो ऐसे नहीं कि ये लोग अचानक भारत में आ गया, ध्यान रखिएगा। उस समय देखिए सबको जानकारी मिल जाती थी, मिशनरी थे, व्यापारी थे, ये लोग जाता था तो उसके बारे में जो एक रास्ता के लिए जो चाहिए था, क्योंकि ये लोग मेडागास्कर तक देखिए आ चुका था, ठीक है, और मेडागास्कर से ऊपर आने के लिए अभी भी ठीक है ज़रूरत था कि भाई हम लोग रास्ता देख लें। रास्ता देख ले तो फिर भाई हम लोग जाए कहाँ, भारत के किन तटों पे जाए, पूर्वी तटों पे जाए, पश्चिमी तटों पे जाए। तो यहाँ पे लोग पहले से ठीक है पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ठीक है गेन कर लिया था, और फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, एक अभियान दल भेजा गया, और इसमें एक ईरानी व्यापारी जिसका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, मरकाना भी शामिल था। ये लोग आया कहाँ तो देखिए सूरत में आया। सूरत में ये लोग यहाँ पे ठीक है आ गया भारत में, और यहीं पे ये लोग क्या किया, प्रथम व्यापारी कारखाना खोला। और उस समय अगर बात कर ले 1668 में तो देखिए उसमें मुगल एम्पायर था पूरी तरीके से, और वो जो क्षेत्र था 1668 में ठीक है जो मुगल जो शासक था औरंगजेब था, इसीलिए ऐसा माना गया कि यहाँ पे भी फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ये ठीक है जो लुई XIV का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पत्र लेकर आया हुआ था औरंगजेब के नाम पे, तब जाके इस सबको सूरत में प्रथम कारखाना, व्यापारिक कारखाना यहाँ पे लगाने की अनुमति यहाँ पे मिल गई। लेकिन देखिए सूरत में आया ये लोग, शानदार जगह पे आया, यहीं पे आपको सूरत मिल जाएगा, बिल्कुल ताप्ती नदी के किनारे, जो कि कपड़ा के लिए उस समय काफ़ी फेमस था। अंग्रेज डच लोग ऑलरेडी यहाँ से ठीक है काफ़ी लोग प्रॉफिट मजा मारा हुआ था। लेकिन अब उस सब के रहते हुए यहाँ पे एक नई कंपनी आ रही है जहाँ पे ऑलरेडी इसके 3 कंप्यूटर मौजूद हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। आगे चल के डच और अंग्रेज़ों का तो एकदम नहीं बनेगा। अंग्रेज और पुर्तगाली आपको पता है कि ये दोनों यहाँ पे रिश्तेदार है, अंग्रेज और पुर्तगाली, ठीक है। कैथरीन आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, पुर्तगाली जो राजकुमारी का विवाह ठीक है वहाँ पे ब्रिटेन के राजकुमार से हो चुका था। तो कुछ ये इक्वेशन यहाँ पे यही है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा सूरत में इतनी अधिक थी कि एक नई कंपनी के लिए टिकना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। ठीक वैसे ही ठीक है जैसे कि आज मार्केट में होता है कि पुरानी कंपनियाँ, देखिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अगर इस सब के सामने कोई नई कंपनी आएगी तो सोचिए टिकना आसान है ही नहीं। एक जो कंप्यूटर का जो भाव होना चाहिए ठीक है ये लोग शुरू में ही क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, खरीद लेगा सब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ठीक यही चीज़ हुआ उन फ्रांसीसी कंपनियों के साथ। आ तो गया सब सूरत में, लेकिन इस सबको ठीक है जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला, क्योंकि पहले से सारे ही व्यापारियों से कॉन्टेक्ट यहाँ पे डचों का था, अंग्रेज़ों का था, पुर्तगालियों का था। अब ये सब नया नया आ रहा है तो स्वाभाविक है कि समय तो लगेगा ही लगेगा। इंस्टेंट इस सबको व्यापारिक लाभ मिलने वाला नहीं था। और ध्यान रखिएगा शासक का पैसा लगा हुआ है, अगर व्यापारिक लाभ नहीं होगा, शासक लगाम लगाया हुआ है तो शासक तुरंत वहाँ से ठीक है
इंस्टेंट, कोई ध्यान रखिएगा, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि लोग रुक जाएगा। शासक का पैसा लगा हुआ है, बार बार वो हस्तक्षेप की नीति उसकी यहाँ पे जारी रहेगी। अब ये सबको लगेगा कि भाई यहाँ पे रहने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, उतना हमें व्यापारिक लाभ मिल नहीं रहा है, तो ये लोग 1669 तक, देखिए 1668 में आए और साल भर के अंदर ये लोग कहाँ आएगा, गोलकुंडा के क्षेत्रों की तरफ आ जाएगा। अब गोलकुंडा का क्षेत्र यहीं पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र था यहीं पे आपको मिल जाएगा, गोलकुंडा का क्षेत्र। यहीं पे आपको मसूलीपट्टनम भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम या उसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, ठीक है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। अब यहाँ पे भी आएगा सब, और यहाँ से ऑलरेडी पहले आपको पता है कि अंग्रेज लोग मौजूद है, डच लोग मौजूद है। यहीं पे एक फ्रांसीसी अधिकारी होता है मरकारा, जाएगा गोलकुंडा के शासक के पास और रिक्वेस्ट करेगा कि जैसे आप लोगों ने डचों को दिया है, फ्रांसीसियों को दिया है, वैसे ही भाई हमें भी व्यापारिक, ठीक है, व्यापार करने का यहाँ पे अनुमति दे दीजिए। सुल्तान को कोई दिक्कत नहीं था। सुल्तान ने क्या किया कि इससे भी कुछ राशि लेकर, ठीक है, मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और अब दूसरी जो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कोठी है या फिर दूसरी जो अस्थाई जो कंपनी सब बसाएगा मसूलीपट्टनम में, ध्यान रखिएगा, मसूलीपट्टनम में। लेकिन ये तो टिट फॉर टैट हो गया, जैसा का तैसा हो गया। जो हाल सूरत में था कपड़ों को लेके, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली मौजूद था, वही हाल तो मसूलीपट्टनम में भी था। डच लोग पहले से बैठा हुआ, अंग्रेज लोग बैठा हुआ, और ये लोग करता क्या था, तो आस पास के जो व्यापारियों से, ठीक है, जो फुटकर जो विक्रेता होते थे उस सबसे जो भी, ठीक है, कपड़ा वगैरह खरीद के भारत से सब निर्यात करता था, व्यापारिक मुनाफा कमाता था। अब उस सबका पहले से जान पहचान, बिल्कुल सूरत जैसा। अब वो फिर से यहाँ पे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, और यहाँ पे फ्रांसीसी पुनः देखिए यहाँ पे पिछड़ते सब चला गया। तो देखिए फ्रांसीसियों के लिए भारत में पैर जमाना इतना आसान था ही नहीं था, क्योंकि उस सब के पास, ठीक है, पहले से देखा जाए यहाँ पे तो यूरोपीय यहाँ पे कंप्यूटर सब उसका मौजूद था, जो कि बिल्कुल एक गला काट प्रतियोगिता चल रहा था। ये नहीं था कि जियो और जीने दो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ये लोग एक दूसरे को डैमेज करने में कोई कसर सब नहीं छोड़ता था। अब यहाँ पे तंग आके देखिए 1672 में यहाँ पे एक फ्रांसीसी सेनापति होता है दी, ठीक है, लाहे। मैंने बताया था कि बार बार वहाँ के शासक का हस्तक्षेप होता ही होता था। कुलबर्ट था, उसका भी हस्तक्षेप होता था कि भाई हमें व्यापारिक मुनाफा चाहिए। दी लाहे ने क्या किया, तो गोलकुंडा के शासक को पराजित कर दिया। सोचिए, गोलकुंडा के शासक ने मसूलीपट्टनम में इस सबको परमिशन दिया, और ये लोग क्या कर रहा है, तो गोलकुंडा के शासक को पराजित करके सेंट थोमे में, ध्यान रखिएगा, सेंट थोमे में ये लोग अपना व्यापारिक कोठी बना लिया। अब सोचिए, ऐसा हो सकता है कि गोलकुंडा के शासक जिसने इस सबको प्रश्रय दिया और इसी को ही सब क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो पराजित तो भाई कर ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी लोग थोड़ा सा मॉडर्नाइज है, सेना के लेके, हथियार को लेके। ये गोलकुंडा, ध्यान रखिएगा, दक्कन का उस समय का क्षेत्र है, बहुत टूट फूट चुका है, शासक बहुत कमज़ोर हो चुका है। अगर इतना कमज़ोर शासक नहीं होता तो फिर ये डचों और अंग्रेज़ों को अपने यहाँ व्यापारिक बस्ती इतनी आसानी से तो लगाने नहीं देगा, या फिर इतने कम पैसे में तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे देता। तो थोड़ा सा इसको आपको समझना है। लेकिन अब यही हुआ कि सेंट थोमे में जस्ट थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा, यहीं पे आपको, ठीक है, सेंट थोमे का क्षेत्र यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रांसीसियों ने लाहे के नेतृत्व में क्या किया कि व्यापारिक कोठी बना लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया इसका हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गोलकुंडा का जो शासक था, अब ये तो भाई हार गया था, अब वो जाके इसको अकेले हरा नहीं सकता था। इसने डचों से मदद मांगा और डचों ने बिल्कुल सपोर्ट किया, क्योंकि डच फ्रांसीसी जो है दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में काफ़ी लोग उलझा हुआ है। डच लोग चाह रहा है कि फ्रांसीसी लोग चला जाएगा तो भाई कम से कम एक प्रतिद्वंदी तो हमारा कम होगा। अब दोनों ने सम्मिलित रूप से, गोलकुंडा के शासक और डचों ने यहाँ पे फ्रांसीसियों को, ध्यान रखिएगा, पराजित कर दिया। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो सेंट थोमे पर डचों का अधिकार हो गया। खुश हो के गोलकुंडा के शासक से, ठीक है, बोला भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डचों ने सेंट थोमे पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेंट थोमे पे अपना अधिकार कर लिया गया। और गोलकुंडा के शासक ने गुस्सा के, स्वाभाविक है कि उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, कि जो फ्रांसीसियों को मसूलीपट्टनम में जो दिया था, व्यापारिक बस्ती स्थापित करवाने के लिए जो परमिशन दिया था, मसूलीपट्टनम से लोग, ठीक है, किक ऑफ कर दिया, आउट कर दिया यहाँ पे पूरी तरीके से। तो देखिए यही हो, ठीक है, कोई भी शासक होता तो यही करता। अब यहाँ पे देखिए 1673 में कुछ यहाँ पे नया चेंज आ रहा है कि अब कंपनी लगभग आई थी 1668 में, 5, 6, 7 सालों तक यहाँ पे रह गई।
कोई वैसा जो एक व्यापारिक मुनाफा दिखना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे एक नया डायरेक्टर बना के भेजा गया था, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस, ठीक है, मार्टिन को, इसको फ्रांसिस मार्टिन भी बोला जाता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को वास्तविक सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक सत्ता का, ठीक है, इसको संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया तो जस्ट यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं पौंडीचेरी, यहीं पे उस समय जो, ठीक है, वहाँ का जो सूबेदार हुआ करता था वलीकोंडापुरम, ध्यान रखिएगा, वलीकोंडापुरम का जो सूबेदार था शेर खान लोधी, ध्यान रखिएगा, शेर शाह नहीं है, ठीक है, शेर खान लोधी है। शेर खान लोधी के पास गया मार्टिन, गया रिक्वेस्ट किया कि देखो, ठीक है, जो लाहे था बड़ा गलती कर दिया भाई, गोलकुंडा के शासक से पहले उसने मसूलीपट्टनम में अधिकार दिया, अब उसी के क्षेत्रों को, ठीक है, उसी को पराजित करके छीन लिया, जाके माफी भी मांगा वलीकुंडा के सूबेदार से, ठीक है, अर्थात शेर खान लोधी से कि थोड़ा सा हमको, ठीक है, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि भाई हमको अपने क्षेत्रों में क्या करिए तो व्यापारिक बस्ती बसाने का परमिशन दे दीजिए। और वहीं पे, ठीक है, शेर खान लोधी ने एक गांव दिया, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन को एक गांव दिया और वही गांव आगे चल के कहलाया पौंडीचेरी कहलाया। तो पौंडीचेरी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है, पौंडीचेरी को यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पौंडीचेरी सबसे पहले पुर्तगालियों को उपनिवेश था, पुर्तगालियों से आया डचों के पास, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे पुर्तगालियों और डचों के पास जब ये पौंडीचेरी का क्षेत्र था तो उतना डेवलप नहीं हुआ था जितना डेवलप फ्रांसीसियों के पास आने से हुआ। तो तीसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों के पास। इसीलिए पौंडीचेरी की जो स्थापना बोला जाता है कि फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई और फ्रांसिस मार्टिन ने ही पौंडीचेरी का आधुनिकीकरण यहाँ पे करना शुरू कर दिया। और यहीं पे देखेंगे पौंडीचेरी में ही, तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि काफ़ी लंबे समय तक 1954 तक फ्रांसीसी लोग यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1674 में। देखिए अब क्या हो रहा है, तो बंगाल का सूबेदार, उसको पता था कि जब पूर्वी क्षेत्रों में आ गए हैं, देखिए ये जो पूरा जो क्षेत्र है आपको जनरली पता ही होगा, ठीक है, कोरोमंडल का तट है, पूरा पश्चिमी तट है, इसको मालाबार तट बोलते हैं। तो कोरोमंडल के तट में आने के बाद इतना तो आइडिया लग ही गया कि भाई यहीं पर रह के सिर्फ और सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, बल्कि एक और जगह है, व्यापारिक केंद्र एक जगह और हम बसा सकते हैं, और वो है बंगाल का क्षेत्र। और वहाँ पे बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, शाइस्ता खां। बिल्कुल देखिए, अगर क्लास आप, ठीक है, रेगुलर कर रहे हैं तो आप इन नामों से, ठीक है, ऑलरेडी मैं अंग्रेजों को जब पढ़ाया था, ठीक है, तो कितने बार मैं इसका नाम मैंने लिया हुआ था। तो शाइस्ता खां उस समय शाइस्ता खान ने इस सबको व्यापारिक अनुमति यहाँ पे करने की दे दी। और ये लोग क्या किया, तो 1690-92 में आते आते ये लोग चंद्रनगर में, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चंद्रनगर में ये सब क्या किया, अपनी व्यापारिक कंपनी की, ठीक है, स्थापना वहाँ पे कर ली। तो देखिए अब चंद्रनगर में वहाँ पे भी देखा जाए तो ऑलरेडी पहले से अंग्रेज सब मौजूद है, डच सब मौजूद है, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं है जहाँ पे प्रतिस्पर्धा ना हो। लेकिन फाइनली चंद्रनगर में लोग सक्सेसफुल हो गया, वहाँ से अपना व्यापार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे हो गया, चंद्रनगर हो गया, ठीक है, पौंडीचेरी हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे सूरत में हो गया। अब 1693 तक आते आते देखिए यहाँ पे डच और अंग्रेजों ने, चूँकि एक कॉम्पिटिटर को कम करने के लिए ये दोनों लोग मिल गए, और डचों ने क्या किया, तो अंग्रेजों का सहयोग लेके, चूँकि आपको समझना पड़ेगा कि डच, ठीक है, वर्तमान में जो नीदरलैंड का जो क्षेत्र है, फ्रांसीसियों के सामने अगर उस समय देखेंगे तो बहुत एक छोटा सा क्षेत्र था वो। अगर यहाँ पे लोग, डच लोग फ्रांसीसी पे डायरेक्ट अटैक करता तो इसका मतलब कि वहाँ का जो लुई फोर्टी था, काफ़ी योग्य शासक था, उन डचों को छोड़ता नहीं, उस सबको नामो निशान मिटा देता। तो इसीलिए डचों ने क्या किया, तो अंग्रेजों का सहारा लेके फ्रांसीसियों पे अटैक किया, और ये जो पौंडीचेरी का जो क्षेत्र है ये वापस क्या किया, सब ध्यान रखिएगा, छीन लिया। तो छीन लिया यहाँ पे। अब ये सब चीज़ हो रहा है, तो आप, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको बेहतरीन, आपको यहाँ पे नॉलेज होगा कि ये सब यहाँ पे अगर हो रहा है तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं उनके रिश्तों में फ़र्क यहाँ पे ज़रूर पड़ ही रहा है। लेकिन 1697 तक आते आते ध्यान रखिएगा रिजविक की संधि हुई, और इस रिजविक की संधि के माध्यम से, रिजविक की संधि बेसिकली ये ध्यान रखिएगा यूरोप का परिणाम है, वहाँ का, ठीक है, जब काफ़ी दबाव होगा वहाँ पे भी हॉलैंड और फ्रांसीसियों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलेगा, और फाइनली यहाँ पे रिजविक की संधि होगी।
और पौंडीचेरी को यहाँ पे वापस कर दिया जाएगा फ्रांसीसियों को। अब फ्रांसीसियों को लगता है कि नहीं भाई, अब इसे हम लोग खुला नहीं छोड़ेंगे। अब पौंडीचेरी को ये सब अपना मुख्यालय बनाएगा और वहीं पे लोग सर्वप्रथम अपना व्यापारिक किला बनाएगा जिसका नाम होगा फोर्ट लुई। तो लुई का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो लुई जो था उस सबका शासक, उसी के नाम से यहाँ पे किला भी बना दिया गया और ये, ठीक है, अपना उपनिवेश भी अब पौंडीचेरी को बनाया। तो प्रश्न पूछेगा सर्वप्रथम पौंडीचेरी को उपनिवेश किसने बनाया था, तो ध्यान रखेगा पुर्तगालियों ने। उसके बाद पुर्तगालियों से कहाँ गया, डचों के पास गया। उसके बाद तब जाएगा फ्रांसीसियों के पास और फ्रांसीसियों ने भी क्या किया, तो पौंडीचेरी को अपना उपनिवेश बनाया। और यहीं पे मैंने बताया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1954 तक ये लोग, ठीक है, भारत में मौजूद था सब। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 1665 से देखिए 95 तक देखा जाए तो कुल मिला के अभी ये लोग तो पूरी तरीके से फंसा हुआ है। फ्रांस से देखिए महज इन, ठीक है, लगभग 30 सालों में 74 सुसज्जित यहाँ पे जहाजी बेड़ा यहाँ पे भारत में भेजा गया कि हर हाल में जो बेनिफिट मिल रहा है डचों को, अंग्रेजों को मिल रहा है, वो हमें भी मिले। लेकिन इतना वो सबका पैर जम चुका था। यही है ना, देखिए एक बार जब जो ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, जो व्यापारिक जो ट्रस्ट है, एक बार लोगों में अगर आपका बन जाए तो देखिए वो जल्दी कम नहीं होता है। यही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है डचों और अंग्रेजों के, ठीक है, संदर्भ में कि फ्रांसीसी लोग इस सबसे मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है। काफ़ी सब क्या है, पीछे है। और वहाँ पर राजवंश का, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पूरी तरीके से बार बार इंटरफेयर इस कंपनी में हो ही रहा है। एक बहुत बड़ा धक्का तब लगा जो 1706 में, जो देखिए जो फ्रांसिस मार्टिन था, इसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। जो भी व्यापार चल रहा था, अब वो व्यापार बिल्कुल यहाँ पे घाटे में यहाँ पे चलने लगी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि अब इस सबको वापस बुलाना ही पड़ेगा। 1706 से 20 के बीच व्यापारिक स्थिति सबकी काफ़ी कमज़ोर हो गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने बहुत स्थिति खराब हो गई। जितना, ठीक है, एक तरीके से लग रहा है उतना आउटपुट यहाँ पे मिल नहीं रहा जितना, ठीक है। कहने का मतलब कि एक होता है ना, इनकम आउटकम में कम एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूंजी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका, ठीक है, प्रॉफिट हमें मिल ही नहीं रहा, आउटकम मिल ही नहीं रहा है, तो समस्या तो यहाँ पे आएगी ही आएगी। लेकिन अब यहीं से शुरू होता है फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन कि अब ये लोग भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और यहीं पे आप देखेंगे तो पुनः ये लोग क्या करेगा, तो अपनी पुरानी जो व्यापारिक जो केंद्र था, ध्यान रखिएगा, मॉरिशस में, जो कि लगभग 17वीं शताब्दी के शुरू में लोग इसी इलाके में सब करता था व्यापार, यहाँ पे लोग दोबारा ध्यान देना शुरू किया। ध्यान रखिएगा 1721 में ये सब, ठीक है, मॉरिशस पे ही क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मॉरिशस पर कब्जा किया तो ये सबको व्यापारिक लाभ भी मिला। उस व्यापारिक लाभ का, ठीक है, ये लोग नौसेना शक्ति बढ़ाने में भी अपना काफ़ी सब इन्वेस्ट किया। शासक जो लुई था वो भी काफ़ी खुश था कि चलो भाई कुछ तो अच्छा हुआ। और यही कारण है कि आगे चल के देखिए अब व्यापार अच्छा हो गया, नौसेना शक्ति ये सबका अच्छा हो गया, तो ये लोग क्या करेगा, तो 1724 में माहे पे नियंत्रण कर लेगा। यही है माहे, यही आपको, ठीक है, भारत का जो मालाबार तट है वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगा माहे। 1739 में लोग क्या करेगा, करिकाल में कंट्रोल कर लेगा। इसी जो अब ये करिकाल का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ये कोरोमंडल क्षेत्रों की तरफ मौजूद है। अभी मैं आपको यहाँ पे आपको मैप में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने है ये क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे माहे का क्षेत्र है, ये यहाँ पे है माहे, और यहाँ पे ठीक है, करिकाल का क्षेत्र है। तो देखिए इस समय तक ये सब क्या किया, तो पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं मॉरिशस ये सबको बेनिफिट दिया ही दिया, व्यापार, ठीक है, अधिक किया, वहाँ पे मुनाफा कमाया, और नौसैनिक शक्ति के माध्यम से ये लोग व्यापार, ठीक है, माहे और करिकाल पे कंट्रोल कर लिया। और माहे तो देखिए मसाला वाला क्षेत्र था, पहाड़ी इलाका है ये जो, ठीक है, पश्चिम का जो इलाका है काफ़ी इंपॉर्टेंट इलाका है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर भी एक सशक्त संगठन और पूंजी का यहाँ पे अभाव था। अब सशक्त संगठन का मतलब समझिए आप कि देखिए सरकारी कंपनी है, वेतन वगैरह जैसे मैंने शुरू में बताया हुआ था कि मोटिवेशन जो मिलना चाहिए था इसके कर्मचारियों को उतना नहीं मिल रहा था। और जितना पूंजी यहाँ पे लगना चाहिए था, देखिए डच और फ्रांसीसी सब पूंजी की कमी नहीं थी, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे पूंजी ये सब उतना नहीं लगा रहा है। और एक कारण तो ये भी है, मुनाफा तो हो रहा है लेकिन मुनाफा का एक बहुत बड़ा भाग कहीं ना कहीं राजकोष में चला जा रहा है। समस्या तो ये भी है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण ये सबको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। और फ्रांस की उस समय विदेश नीति ही प्रभावित हुई, जैसा अभी मैंने बताया था कि फ्रांस और हॉलैंड काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है,
एक दूसरे से युद्ध में यहाँ पे लिपटा रहा। तो ध्यान रखिएगा, डच लोग जो था सब, यही लोग कहाँ का था सब, डच लोग हॉलैंड का था, हॉलैंड का था। इसको हॉलैंड को 2019 में, ठीक है, हॉलैंड ने अपना नाम छोड़ के रख लिया नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज यहाँ पे एक और कारण है, और अंग्रेजी समाज को देखा जाए तो फ्रांसीसी समाज, जैसे मैंने बताया कि पुरातन व्यवस्था मौजूद थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, पादरी धर्म को लेकर मौजूद था, सामंत वहाँ पे मौजूद था, तो समाज ही उस सबका दूसरा था। और ब्रिटेन का समाज देखिए, उस समय पुनर्जागरण का इफेक्ट काफ़ी अधिक पड़ा, संसद की शक्ति बढ़ रही थी, सामंती व्यवस्था को लगभग सब खत्म कर दिया है, धर्म को सब बहुत अधिक हावी होवे नहीं दे रहा है सब, ठीक है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन सब यहाँ पे हो चुका था। तो कुल मिला के देखिए समाज का भी फर्क पड़ता है, और जब एक प्रगतिशील समाज के लोग हो और दूसरा जब एक पिछड़े हुए समाज के लोग हो, तो जब दोनों साथ में रहेंगे तो अंतर तो आपको आएगा ही आएगा। और यही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। अब यहाँ पे आएगा फ्रांसीसी गवर्नर, यहाँ पे डुप्ले आएगा। देखिए डुप्ले ऑलरेडी, ठीक है, बहुत अच्छे घर में, मैंने बोला जाता है ना कि मुंह में चांदी का चम्मच पैदा लेके हुआ था, तो वहीं था डुप्ले। बहुत अच्छे फ्रांस के राजघराना से संबंध रखता था, और इसके बाबूजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, की वजह से इसको पुर्तगाल में, पौंडीचेरी में इसको 1720 में ही अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा इसको पद यहाँ पे मिल चुका था। लेकिन फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई जिससे कि डुप्ले का नाम यहाँ पे, ठीक है, नीचे हो गया, डाउन हो गया। लेकिन अब पुनः इसको क्या कहा जा रहा है, तो 1731 में चंद्रनगर की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गवर्नर बना के इसको भेजा जा रहा है। तो जब डुप्ले था, ध्यान रखिएगा, जब डुप्ले जब भारत में था 1720 के आसपास, पौंडीचेरी में इसको एक अच्छा खासा अधिकारी यहाँ पे बना दिया गया था। तो अपना पर्सनल व्यापार कर रहा था, पर्सनल व्यापार में काफ़ी इसको मुनाफा मिला। लेकिन अब पता है आपको कि पर्सनल व्यापार कर रहा है, मुनाफा मिल रहा है, तो वहाँ पे फ्रांस में कुछ स्थितियाँ ऐसी हुई कि इस पे भाई कंप्लेंट हो गया, केस दर्ज हो गया, केस चला, लेकिन वो, ठीक है, गलत साबित नहीं हो पाया डुप्ले, ठीक है, योग्य ही रहा, इसीलिए इसको कंपनी में मिला लिया गया। और कंपनी ने, ठीक है, इसकी भरपाई करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था उसको भरपाई करने के लिए बोला कि देखो बेवजह तुमको भाई इतना परेशान किया गया। 1731 में इसे क्या किया गया, तो चंद्रनगर का, ध्यान रखिएगा, गवर्नर बना के यहाँ पे भेज दिया गया। तो चंद्रनगर में आएगा, यहीं पे डुप्ले की नियुक्ति हो गई। तो देखिए पहले से भारत में रह रहा था और भारत की परिस्थितियों को समझ रहा था कि भारत में चल क्या रहा है। इससे क्या हुआ, तो फ्रांसीसियों में उत्साह का, ठीक है, माहौल दौड़ गया। जैसे कि फ्रांसिस मार्टिन के समय हुआ था कि भाई एक योग्य व्यक्ति आया है, अमीर व्यक्ति आया है, अब ये कुछ बड़ा करेगा। और हुआ भी, देखिए यहाँ पे व्यापारिक मुनाफा ही सबको अच्छा खासा हुआ डुप्ले के समय, चूँकि चंद्रनगर में हो रहा है, ठीक है, और इधर जो पौंडीचेरी का क्षेत्र है यहाँ पे हो रहा है। और फाइनली क्या किया गया इसको, तो 1741 में पौंडीचेरी का यहाँ पे गवर्नर जनरल बना के भेज दिया गया कि जाओ भाई वहाँ पे तुम लोग, और तुम ऑल रेडी रहे हो, पर्सनल जब इतना तुम मुनाफा कमाया हो तो कंपनी को भी मुनाफा कमाओ। डुप्ले आएगा खुशे खुशे। ऐसा लग रहा है कि डुप्ले इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो हमने क्या देखा कि 1742 तक मात्र, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि फ्रांसीसी कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे व्यापार कर रही थी। लेकिन जब डुप्ले को 1741 में, टाइम नहीं याद करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको लोड नहीं लेना है कि मैं कितना, ठीक है, ईस्वी सन में बोलते जा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट डेट होगा मैं बता दूंगा, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक थोड़ा सिनेरियो होना चाहिए, लगना चाहिए कि आपको कैसे क्रम से चल रहा है। तो 1742 तक मात्र ये लोग व्यापार कर रहा था। लेकिन अब डुप्ले जब आ गया, ऑलरेडी जो पौंडीचेरी में पहले रह चुका था, तो पौंडीचेरी का जो इलाका था वहीं आसपास उधर, ठीक है, देखेंगे तो गोलकुंडा का जो क्षेत्र था, नीचे इधर मद्रास का क्षेत्र था, वहाँ का जो शासक था बहुत सब इतना योग्य नहीं होता है। और इसी का डुप्ले यहाँ पे अवसर उठाते हुए नजर आएगा। अब पहला ऐसा फ्रांसीसी शासक है जो भारत की राजनीतिक स्थितियों को गौर से देख रहा है कि यहाँ के जो शासक है आपस में सब लड़ रहा है। देखिए ऊपर अगर इस समय तक देखा जाए तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे यहाँ पे टूट चुका है। औरंगजेब 1707 में ही, ठीक है, मर चुका है। यहाँ 1742 तक देखा जाए तो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला आ चुका है, जो बिल्कुल उस समय देखेंगे तो मराठा निकल गया है, सब मैसूर निकल गया है, इसके बाद हैदराबाद का निजाम निकल गया है, कर्नाटक निकल गया है, ठीक है। ऐसे जो सारे क्षेत्र जब निकल रहा है, सब आपस में लोग सीमा विवाद को लेकर लड़ रहा है। अब डुप्ले को लगा कि यही सही समय है कि हम अगर भारतीय राजनीति में अगर अपना इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं,
तो भाई हमको क्या होगा यहाँ पे, और अधिक व्यापारिक लाभ होगा, और व्यापारिक लाभ के साथ साथ यहाँ पे भू क्षेत्र भी प्राप्ति होगा, जिसकी वजह से खुद हम इन शासकों की तरह, ठीक है, यहाँ पे व्यापार करवा सकते हैं, कृषि करवा सकते हैं। तो और अधिक क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इसी के तहत इसने क्या किया, तो अपनी जो यूरोपीय जो सेना थी, जो काफ़ी एक वेल ट्रेंड थी, अपनी यूरोपीय सेनाओं को, भारतीय राजाओं को भाड़े में देना शुरू कर दिया, जिसको बोला गया सहायक संधि प्रणाली। तो देखिए क्या कर रहा है, राजनीतिक अवसर साम्राज्य विस्तार के रूप में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करेगा, सहायक संधि प्रणाली को सर्वप्रथम यहीं अपनाएगा, ध्यान रखिएगा। और आगे चल के अंग्रेज जब आएगा, एक गवर्नर जनरल आएगा वेलेजली, उसको वो आगे बढ़ाएगा। और इसकी उद्देश्यता यही था कि व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अब अंग्रेज सब, चूँकि हर जगह तो अंग्रेज पहले से मौजूद है, वो सबको भी पता है कि भाई ठीक है ये फ्रांसीसी सब क्या कर रहा है। अब इन्हीं चीज़ों को जब अंग्रेज़ों ने देखा तो अंग्रेज़ों को भी बड़ी जल्दी समझ में आया कि हो ना हो डुप्ले तो भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अगर वो भाई हस्तक्षेप करने में सफल हो जाएगा तो कई सारी व्यापारिक कोठियाँ तो फ्रांसीसियों का हो जाएगा, व्यापारिक मुनाफा सबका अधिक हो जाएगा। अब यहीं से अंग्रेज सब क्या करेगा कि डुप्ले के देखी सीखा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डुप्ले को सब कॉपी करेगा और वो सब भी भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने लगेगा। कुल मिला के यही होगा कि भारतीय राजा रजवाड़े एक दूसरे से टकराएंगे, नाम के टकराएंगे, लेकिन पीछे से एक तरफ रहेगा सब फ्रांसीसी और दूसरी तरफ रहेगा अंग्रेज सब रहेगा, और दोनों सब लड़ेगा। इसी लड़ाई को देखिए यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है। 3 कर्नाटक युद्ध होगा, लगभग 20 वर्षों तक चलेगा। और ये कर्नाटक युद्ध ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा ये पूर्वी तटों पे लड़ा गया, और ये पूर्वी तटों को बोला जाता है कोरमंडल तट, इसीलिए इसको कोरमंडल का युद्ध भी इससे बोला जाता है। तो उस समय कर्नाटक का मैप ऐसा था, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक इस एरिया में आपको दिखाई देगा। अगले क्लास में जब मैं आपको पूरा मैप दिखाऊंगा कि कर्नाटक आपको बिल्कुल, ठीक है, इन एरिया में आपको दिखाई देगा। तो यहीं पे होगा कर्नाटक का युद्ध होगा, अगले 20 वर्षों तक यहाँ पे ये चलता रहेगा। तो देखिए कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, अपने आप में काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। जनरली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लोग उसको छोड़ देता है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। क्लास की अवधि भी आज बढ़ चुकी है, तो कल मैं क्या करूँगा कि कर्नाटक युद्ध को, जो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा। बहुत सारे कुछ फैक्ट हैं, कुछ युद्ध हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, कौन कौन शासक था, सारी ही चीज़ों को मैं बृहद रूप से बता दूंगा। आप आजीवन, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए लेक्चर इतना ही कंप्लीट होता है। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।